क्या बदलाव आपको देखने को नजर आए अयोध्या में? अयोध्या मतलब जिसको कोई जीत ना पाया हो उसको अयोध्या कहते हैं। जहां विकास ना दिखता था, ना लोगों ने कल्पना किया था कि यहाँ विकास हो सकता है। और अयोध्या में मंदिर के अलावा जिस तरह से पूरे शहर का विकास हो रहा है, एक भव्य कॉरिडोर बन रहा है, कि इससे पूर्व की सरकारें ने अयोध्या को बिल्कुल अनदेखा कर रखा था। देश की जनता ने एक ऐसे लोकतांत्रिक राजा को बनाया जिसके लिए देश का मूल भाव क्या है, देश क्या चाहता है, धन्यवाद का पात्र है तो अनडाउटेडली माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जिस तरह से विपक्ष का रवैया रहा, उन्होंने इनविटेशन को ठुकरा दिया, आने से मना कर दिया, सत्ता के लिए राम का विरोध कर रहे हैं। और ये बता दे कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के भाग्य विधाता नहीं है, विनाश विधाता है। ये विपक्षियों का षड्यंत्र है। क्रोनोलॉजी समझिए, देश की आत्मा के साथ आप खिलवाड़ करोगे तो ये देश की जनता आपको बोकला बना के छोड़ेगी और वही आज कर रही है। और वहां जो मुसलमान भी है, इस बात को मानिए, वो भी कहीं ना कहीं से उनके पूर्वज राम के ही रहे हैं। बिल्कुल। मैं अहंकारी और चरित्रहीन रावण का बात करता हूँ। जैसे उसका विनाश हुआ वैसे इन विपक्षी अतिताइयों का भी विनाश हो जाएगा। नमस्कार, मैं देवेश तिवारी आप सभी को अपने चैनल नवभारत विजन्स पे स्वागत करता हूं। आज एक और शख्सियत के साथ हम चर्चा करेंगे देश की वर्तमान राजनीतिक हालात पे। हमारे साथ मौजूद है सुभाष सिंह जी। सुभाष सिंह जी एक स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं और मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, अयोध्या में रहते हैं। सुभाष जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद देवेश जी, आप आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। आप अयोध्या में रहते हैं तो सबसे पहली जो चर्चा हम लोग शुरू करते हैं अयोध्या से ही शुरू करते हैं। प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या धाम। आपने वहाँ पे 2014 से पहले का भी अयोध्या देखा और 2014 के बाद का, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, इस दोनों कालखंड को आप कैसे देखते हैं? क्या बदलाव आपको देखने को नजर आए अयोध्या में? सबसे पहले मैं प्रभु श्री राम के प्रति दिल की गहराइयों से अपनी वो भाव व्यक्त करना चाहता हूँ। और अगर इस कलयुग में भी आपको अयोध्या जैसे जगह में रहने का एक ठिकाना मिले, उसके लिए मैं अपने अभिभावक माननीय नेताजी का हृदय से सम्मान व्यक्त करता हूं, जिनके वजह से प्रभु श्री राम की नगरी में हम लोग को साल में 2, 4, 6 महीने व्यतीत करने का मौका मिलता है। परम सौभाग्य की बात जी है। बिल्कुल परम सौभाग्य की बात है। बाकी देवेश जी, जब आप 2014 से पहले की अयोध्या और 2014 के बाद की अयोध्या का चर्चा करते हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अयोध्या का मतलब होता है अयोध्या, मतलब जिसको कोई जीत ना पाया हो उसको अयोध्या कहते हैं। लेकिन अयोध्या भी 2014 से पहले देश के तमाम वैसे जगहों से थी जो कि आप समझिए जहां विकास ना दिखता था, ना लोगों ने कल्पना किया था कि यहाँ विकास हो सकता है। बिल्कुल। जैसे देश के तमाम ऐसे जगह थे जहां पर ऐसा नहीं है कि अयोध्या अगर हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान है तो इसलिए अयोध्या को कोई विशेष बजट या विशेष पैकेज या कुछ मिला था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद उन्होंने अयोध्या ही नहीं, देश के तमाम ऐसे शहरों पर जो कि सनातनी हिंदुत्व के और देवी देवताओं के परिचायक हैं, उनका उन्होंने विशेष ध्यान रखा। पुनर्विकास हो रहा है। हाँ, जीर्णोद्धार हो रहा बिल्कुल। है। हमने देखा केदारनाथ में जो जिस तरह से पुनर्विकास किया गया केदारनाथ धाम को, आप काशी में देखिएगा बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक आप देखिए उज्जैन में, विंध्याचल में कॉरिडोर बन रहा है। और अयोध्या में मंदिर के अलावा जिस तरह से पूरे शहर का विकास हो रहा है, एक भव्य कॉरिडोर बन रहा है, राम की पैड़ी बना है, जहाँ दीपोत्सव का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हर साल रिकॉर्ड बढ़ते जा रहा है। तो ये काफ़ी बदलाव
जब हम भी अयोध्या गए थे अभी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि इससे पूर्व की सरकारें ने अयोध्या को बिल्कुल अनदेखा कर रखा था। देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूँ, कहीं का विकास होना या नहीं होना ये उस बात पर डिपेंड करता है कि वहां का राजा कैसा है। राजा कैसा? 2014 से पहले हम्म, स्वतंत्र भारत के में मतलब 1947 के बाद हम्म, अगर 1998 से 2004 के कालखंड को आप हटा दें तो बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी देश के लोकतांत्रिक राजा हुए हम्म, उनके लिए अपीजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स फॉर वोट बैंक, हम्म, वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति ही सबसे प्रथम उनका कार्य होता था। लेकिन 2014 के बाद देश की जनता का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। देश की जनता ने एक ऐसे लोकतांत्रिक राजा को बनाया जिसके लिए देश का मूल भाव क्या है, देश क्या चाहता है, देश की भावनाएं क्या है, वहां कोई तुष्टीकरण की बात नहीं थी। देश की भावना, देश का मूल नागरिक क्या चाहता है, देश कहां पर रहना चाहता है, हमारे देश का पहचान क्या है, पहचान क्या है। वो प्रधानमंत्री जी के लिए सबसे पहले हुआ। और उसी का नतीजा है कि चाहे आप केदारनाथ का बात करें या विंध्य कॉरिडोर जो विंध्याचली मिर्जापुर में बना, या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो जीर्णोद्धार हुआ, या उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का जो जीर्णोद्धार हुआ, और आज की अयोध्या, ये सबके लिए देश की जनता प्रथम अगर धन्यवाद का कोई पात्र है तो देश की जनता है। और उसके साथ साथ अगर कोई धन्यवाद का पात्र है तो अनडाउटेडली माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। निश्चित रूप से जब मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम था 22 जनवरी को, तो तमाम विपक्षी पार्टियों को भी न्योता गया, सोनिया गांधी जी को न्योता गया, राहुल जी को न्योता गया, और जो प्रमुख अलग अलग पार्टियों के प्रमुख हैं उनको भी न्योता गया। लेकिन जिस तरह से विपक्ष का रवैया रहा, उन्होंने इनविटेशन को ठुकरा दिया, आने से मना कर दिया। हमारे देश की राजनीति का स्तर क्या हो गया है कि सत्ता के लिए राम का विरोध कर रहे हैं। अब मैं देवेश जी एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, विरोध दो तरीके का होता है। एक विरोध होता है दिखावे का विरोध, और एक विरोध होता है विचारधारा का विरोध। यहाँ विचारधारा उचारधारा कोई चीज नहीं है। जिस किसी ने भी जन्म लिया होगा हिंदू धर्म में, और दुर्भाग्य से जितने सारे लोग विरोध कर रहे हैं, सबका कहीं ना कहीं रिश्ता सनातन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो उनके घर पर भी जब वो जन्म लिए होंगे तो जो कर्मकांड होगा वो किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा ही कराया गया होगा। सनातन की शिक्षा उनको वहीं से मिली होगी। अब आप क्या कर रहे हैं, ये इसीलिए मैं बोला कि विचारधारा मतलब जो विचार आपको बचपन में मिला, माँ के गर्भ में मिला, माँ के गोद में मिला, उससे आप कभी अपने आप का परित्याग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। यहाँ अंतर क्या है कि अब सत्ता के लोलुप में ये लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि इनके मन में क्या है कि किसी भी तरीके से अगर 2+2 4 होता है तो 2+2 को हम 6 भी दिखा करके अंधों की तरीके से और ये बता दे कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के भाग्य विधाता नहीं है, विनाश विधाता है। ये विपक्षियों का षड्यंत्र है, क्रोनोलॉजी समझिए। लेकिन वो लोग इतने बड़े, मतलब मेरा उतना तो हैसियत नहीं है कि मैं उतने बड़े बड़े लोग पर टिप्पणी कर सकूं, लेकिन पता नहीं उन लोग के पास मोरल साइंस का कोई एडुकेशन है या नहीं है। उन्हें पता नहीं कि यार अगर देश की भावना, देश की आत्मा के साथ आप खिलवाड़ करोगे तो ये देश की जनता आपको बोकला बना के छोड़ेगी, और वही आज कर रही है। आप हमसे बताइए, क्या आप राम, शिव, कृष्ण इन पर अंगुली उठा सकते हैं, इन पर सवाल उठा सकते हैं? देश की आत्मा पर अगर हमारा ही आपका आत्मा निकाल लिया जाए तो हम लोग 2 मिनट नहीं जिंदा रह पाएंगे। बिल्कुल। तो अगर हम नहीं रह पाएंगे बीइंग लिविंग बीइंग्स, बीइंग ह्यूमन, तो कहां से कंट्री का जब हम बात करते हैं तो 140 से 142 करोड़ भारतीयों का बात करते हैं, और वहां जो मुसलमान भी है, इस बात को हम मानिए, वो भी कहीं ना कहीं से उनके पूर्वज राम के ही रहे हैं। बिल्कुल। तो वो भी हिंदू ही थे, उनके कहीं ना कहीं आने वाले समय में
इसका रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। और उसका हुआ नतीजा 2014 आपने देखा, 19 देखा, और 24 तो भाई साहब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एनडीए 400 पार, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जो देश का माहौल देख रहा हूँ, खास करके अयोध्या में रहते हुए मैंने उस इनॉग्रेशन के आसपास जो आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने वहां जो माहौल देखा, मुझे लग रहा है कहीं ये 450 भी पार हो जाए तो कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी और अपवाद का विषय नहीं होगा। कोई आश्चर्य का विषय और नहीं। जो लोग भी जिस किसी भी कारण से, चाहे उनमें उनका निजी स्वार्थ हो, सत्ता का स्वार्थ हो या परिवारवाद का स्वार्थ हो, अपने बाद अपने आने वाली पीढ़ियों को आगे बढ़ाना चाहते हो, बट जो राम का विरोध कर रहे हैं, आप विश्वास मानिए जैसे एक अहंकारी और कैरेक्टरलेस रावण, मैं कभी भी विद्वान रावण का विरोध नहीं करता हूं, मैं अहंकारी और चरित्रहीन रावण का बात करता हूं। जैसे उसका विनाश हुआ वैसे इन विपक्षी अतिताइयों का भी विनाश हो जाएगा। सुभाष जी, हम लोग दिल्ली में बैठे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। इसी दिल्ली में एक पार्टी है, उस पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो मंचों से कहा करते थे, इनके मंत्री मंचों से कहा करते थे। अरविंद केजरीवाल ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि मेरी नानी ने कहा था कि मेरा राम ऐसे मंदिर में नहीं रह सकता जो कोई मस्जिद को तोड़ के बनाया गया हो। इनके मंत्री मनीष सिसोदिया हो चाहे सत्येंद्र जैन हो, तमाम इनके नेता कहते हुए नहीं थक रहे थे कि राम मंदिर की क्या ज़रूरत है, राम मंदिर की जगह वहाँ अस्पताल बना दिया जाए, राम मंदिर की जगह वहाँ कॉलेज बना दिया जाए। वही अरविंद केजरीवाल हमने देखा 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी मंदिर की, 22 जनवरी को, तो पूरे दिल्ली में उन्होंने सुंदरकांड का पाठ करवाया अपने पार्टी के नेताओं के द्वारा। और जो उनका एक योजना चलता है तीर्थ, जिसमें उन कराते हैं दिल्ली के बुजुर्गों को, तो तीर्थ के लिए अयोध्या भेज रहे हैं, अयोध्या जी भेज रहे हैं। कैसे लोग देखिए मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे भी याद है जिस सार्वजनिक कार्यक्रम का आप देवेश जी चर्चा कर रहे थे, उस समय दिल्ली में 2020 का विधानसभा चुनाव था। हाँ, विधानसभा चुनाव के बाद। अब आपको भी पता है कि दिल्ली जैसे महानगर में मुस्लिम वोट बैंक कितना इम्पैक्ट डालता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट। तो अरविंद केजरीवाल सरीखे लोग, ये लोग गिरगिट है। हमने बचपन से पढ़ा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। और जो अपने गुरु का नहीं हो पाया, अन्ना हजारे जी के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, जो अपने गुरु का नहीं हो पाया उसकी नैतिकता नहीं बनती है लोकतंत्र का, समाज कल्याण का बात करने का। बाकी दिल्ली के लोगों का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के लोग कैसे उसको दोबारा, खैर लोकतंत्र है, आज ना कल समझ में आएगा। यू कैन चीट समवन for some time, but can't multiple times. And I promise, what the mood of Delhi I am seeing, this is going to happen very soon, most probably in coming elections. अब बिल्कुल इन्होंने कहा था कि मेरी नानी जी ऐसा बोलती थी जो आपने कोट किया। तो भाई साहब उस समय 2020 विधानसभा का चुनाव था, अब 2024 लोकसभा का चुनाव है। तो अब ये जनरल इलेक्शन, गिरगिट का मतलब क्या होता है, रंग बदलना। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि अरविंद केजरीवाल इक्वल टू गिरगिट। हाँ, तो रंग बदल रहे हैं 24 में। ये वही अरविंद केजरीवाल है ना भाई साहब, जिन्होंने कहा था अजी याद रखना 1 BHK फ्लैट में रह लूंगा, एक रूम के कमरे में ले लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना पैसा लूंगा, ना शोहरत, कुछ नहीं लूंगा, मैं तो आम आदमी। महल बनवाया। आज मैं कहता हूं कि भगवान करे कि हर कोई इस देश का रहने वाला नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सब अरविंद केजरीवाल की तरह आम आदमी बन जाए। जिस इंसान ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए पार्टी खड़ा किया, आज पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। खुद ईडी अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्री जेल में हैं। अब जमानत नहीं मिल रही है। इनके पार्टी के थिंक टैंक हुआ करते थे संजय सिंह, अंदर है। और कोर्ट ने क्या कहा है, आपने जानबूझकर ऐसी एक्टिविटी प्ले किया है। अब मतलब ईडी का अरविंद केजरीवाल को 5 नोटिस आया, 5 नोटिस को उन्होंने ठुकरा दिया। अरविंद केजरीवाल तो और पब्लिक डोमेन में बोलते हैं
कि बीजेपी साजिश कर रही है? ना खाता ना बही अरविंद केजरीवाल जे कहे वह सही। तो ऐसा तो देश नहीं की होगा। जनता इतनी मूर्ख नहीं है। देश की जनता लोकतंत्र से चलती है, संविधान से चलती है, कानून नियम से चलती है और लोगों के भावनाओं से चलती है। और आप विश्वास रखिए कि देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला बहुत ही जल्द सलाखों के पीछे होगा। ये भी मैं आपसे बता देता हूँ। वो दिन दूर नहीं है जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ी होंगे। लोग यही बात, दिल्ली के गली गली में चर्चा है कि जब अरविंद केजरीवाल ने कोई गलती किया नहीं, किसी तरह का स्कैम किया नहीं, तो वो जांच से भाग क्यों रहे हैं? जांच में जाए, सहयोग करें। अभी मैं आपको इसके लिए एक बिहार के एक सांसद है ललन सिंह जी। उनका मैं लाइन कोट करना चाहूंगा। 2 दिन पहले उन्होंने संसद में अपने भाषण के दौरान क्या कहा। ये लोग जो ईडी सीबीआई का बात करते हैं उसमें उनका जो फॉर्मर अलायंस था लालू यादव एंड फैमिली, उसके बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, बोले हम भी तो प्रधानमंत्री जी की पार्टी जो है और एनडीए से 1.5 साल दूर रहे, हमारे घर पे तो ईडी सीबीआई किसी का समन नहीं आया, हम भी तो एनडीए से अलग थे। तो अगर ये लोग जो भ्रामक खबरें चला रहे हैं या लोगों को भ्रम की स्थिति में पैदा करना चाह रहे हैं कि ईडी सीबीआई कठपुतली बन चुकी है, तो बोले कि अगर 1.5 साल के अंदर हमारे यहाँ भी कोई ईडी सीबीआई का छापा पड़ गया रहता तो मैं भी इस बात को मानता। लेकिन अगर मैं सही था तो ईडी के हाथ हमारे गिरेबान तक नहीं पहुंचे या नीतीश जी के गिरेबान तक नहीं पहुंचे। तो मुझे लगता है कि ललन सिंह ने जो 2 दिन पहले संसद में अपने भाषण के दौरान ये बात रखी है, उससे बढ़िया उदाहरण या जनता के सामने आईना दिखाने का कोई दूसरा कोट नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। अब कुछ महीने बाद आम चुनाव होने वाले हैं। राम मंदिर इनॉग्रेशन और अयोध्या जी में जो जिस तरह से पुनर्विकास हो रहा है या अन्य सनातन के जो तीर्थ स्थल है वहाँ पे जिस तरह का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास कार्य हुए हैं, इन सब का प्रभाव आपका आम चुनाव पे आप कैसे देखते हैं? क्या प्रभाव पड़ेगा? देश की भावनाओं के अनुसार अगर आप काम कीजिएगा तो देश के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। और राम मंदिर हमारे आस्था का विषय है, हमारे लिए गौरव का विषय है, हमारे लिए पहचान का विषय है। और हर कोई हिंदू जो थोड़ा लिखा भी पढ़ा लिखा है, इवन जो नहीं पढ़ा लिखा है, सबको पता है कि 1528 से शुरू होता ये संघर्ष 2024 22 जनवरी को जाके समाप्त हुआ। जिसका ये पूरा हिंदुस्तान है उनको 1528 से लेकर के 2024 तक मतलब 496 वर्ष वनवास झेलना पड़ा। ये तो त्रेता के भी वनवास से कई गुना ज्यादा वनवास था। और आप विश्वास मानिए, जिस किसी ने भी ये न केन प्रकारेण उनको टेंट से आज उनके महल में बिठाने का कार्य किया है, देश की जनता भी आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी को फिर से वो ताज प्रचंड बहुमत से देगी। और ये अपीजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि 2019 के जस्ट बाद देवेश जी, मुझे याद है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का डेवलपमेंट हुआ, विंध्य कॉरिडोर का डेवलपमेंट हुआ। इवन इनफैक्ट अगर कुछ जगह जो विवादित है उन शहरों का डेवलपमेंट हुआ, रिकंस्ट्रक्शन हुआ। तो यू कैन नॉट लिंक अप कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि 2024 का जनरल इलेक्शन है। अगर ऐसा होना रहता तो 2019 के बाद ये सब काशी विश्वनाथ, क्योंकि देखिए एक पब्लिक का, ह्यूमन का मूड होता है, नेचर होता है कि बहुत जल्दी अच्छी चीजें लोग भूल जाते हैं और बुरी चीजें बहुत ज्यादा समय तक जेहन में रहती है। तो अगर ऐसा होता तो प्रधानमंत्री जी ऐसा भी कर सकते थे कि सारा जितना कॉरिडोर वगैरह, महाकाल आप देख लीजिए, विंध्य देख लीजिए, काशी विश्वनाथ देख लीजिए, अयोध्या देख लीजिए, सबके सब 24 में लाकर बैठा देते। ये तो ऑलराउंड डेवलपमेंट के श्रेणी में आता, फिर हर एक जगह लोगों के नजर में होता। लेकिन ये इस चीज को प्रूफ करता है कि प्रधानमंत्री जी ने दिल से विकास किया है। और आप विश्वास मानिए कि जिसने दिल से विकास किया है, देश की जनता उसके साथ है। और 2024 में मोदी जी अपने खुद के 2019 का भी रिकॉर्ड तोड़ के आने वाले हैं। और जैसा उन्होंने कहा, अभी प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि इवन
ये सब ही नहीं, अगर आप ग्लोबल इकोनॉमिक और हर एक क्षेत्र में देखें तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत 5वें नंबर पर है। 2014 में 11वें नंबर पे था। और जो 30 साल का इन्होंने सपना देखा था कि टॉप 3 में होगा, मैं आपसे कहता हूं कि 10 साल के अंदर जैसे हमने 11 से 5वें स्थान पर पहुंचाया, अगले 2024 से 2029 के टर्म में ही मैं तीसरे स्थान पर पहुंचा दूंगा। तो चाहे वो लिटरेट हो, इलिटरेट हो, जितने सारे राष्ट्रभक्त हैं, देश को चाहने वाले हैं, सब इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ खड़े हैं। सबका भरोसा जो डेवलपमेंट प्रधानमंत्री जी के है, और साथ। हाँ, जो इनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसके साथ राष्ट्र आगे बढ़ेगा और एकदम अब की बार 400 पार होगा। आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, एक सार्थक चर्चा हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं 2024 की। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देवेश। आप सबको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर एक नए एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।